हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिर से जनरल साइंस के फिजिक्स पोर्शन का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ विंड इज। विंड का एनर्जी क्या होता है? ऑप्शन ए ओनली पोटेंशियल, बी ओनली काइनेटिक, सी इलेक्ट्रिकल, एंड डी पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ। तो याद रखना है, विंड का एनर्जी ओनली काइनेटिक होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिकॉज वो विंड जब टरबाइन को घुमाता है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आता है टरबाइन में, और वो काइनेटिक एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग अल्टरनेटर्स। ओके, बाय यूजिंग अल्टरनेटर्स, और यू कैन से जनरेटर। तो जनरेटर के हेल्प से वो काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन का होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसको, वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टरनेटर के हेल्प से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी है सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी है रेडिएंट एनर्जी। तो किस फॉर्म का एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन डी वर्टिकल मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और ये सेकंड जो दिया है सी नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये नहीं होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है सेकंड लॉ। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देन एज ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन बैकवर्ड बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑप्शन बी इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन सी इनर्शिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन डी है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे ट्रेन स्टार्ट करता है तो पैसेंजर का क्या होता है कि जो हेड होता है वो बैकवर्ड हो जाता है। आप लोग जर्क फील किए होंगे जब ट्रेन या बस में बैठे होंगे, जब सडनली स्टार्ट होता है तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। वो होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पहले से बॉडी रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो जैसे ही ट्रेन या बस स्टार्ट होता है तो बॉडी का जो पार्ट जो ट्रेन या बस से कनेक्टेड है वो उसके साथ मूव करता है, और वो जो हेड है वो इनर्शिया में है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसीलिए वो पीछे की तरफ चला जाता है उतना स्पीड जितना स्पीड से स्टार्ट होता है इनिशियली बस या ट्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विथ डायनेमिक सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ रेस्ट, मेंटल सिचुएशन, डाटा एनालाइजिंग। याद रखना है, स्टैटिक साइंस एसोसिएटेड विथ होता है सिचुएशन ऑफ रेस्ट। स्टैटिक साइंस मीन्स सिचुएशन ऑफ रेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज। A option, ice is harder than road, option B road is harder than ice, C ice does not offer any reaction when we push it with our foot, option D ice has lesser friction than the road। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रिक्शन कम होता है आइस में, इसीलिए आइस पर चलना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू रोड। और याद रखना है, हम लोग को चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो चलना, मूवमेंट करना ये सब पॉसिबल हो जाएगा। तो आइस क्या होता है, स्मूथ होता है और बहुत कम फ्रिक्शन होता है, तो वहां पर चलना डिफिकल्ट हो जाता है, फिसल जाता है लोग। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट एंड कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, चूज द करेक्ट कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिया है, इन स्टार्टिंग ए लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। कंक्लूजन क्या होगा इसका? इसका ये मतलब है क्वेश्चन स्टेटमेंट का, उसको स्टार्टिंग में लोडेड कार्ट है, कोई कार्ट है, गाड़ी, उस पर कुछ लोड किया हुआ है, उसको हार्ड करना होता है। वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। तो इसका मेन रीजन ये होता है, देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, द व्हील्स
tend to slip initially. There is less friction once the cart start moving. And option D दिया है practice makes perfect. इसका करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए इसका बेसिकली ये सब जो होता है ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन का काम है, रोल है। यहाँ पर धक्का देना जो है वो हार्डर देन होता है, उसको मतलब मूव करना कर रहा है वो। तो उसको अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर इसको हम लोग पुश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और इसको पुल करते हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि पुल करने में कम फ्रिक्शन यूज होता है, मतलब एग्जर्ट करता है ग्राउंड, और पुश करने में ज़्यादा होता है। इसका काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बस ऑप्शन याद रखना है, देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो आगे क्वेश्चन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द लॉ वाज गिवन बाय, कौन दिया था ये लॉ? एक एक्शन के इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब आप जितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे कोई ऑब्जेक्ट पर या ग्राउंड पर, आपको उतना फोर्स उधर से आएगा। तो ये थ्योरी कौन दिया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ऑप्शन सी है बोर, ऑप्शन सी है डी है हेंडन। तो इसका जो ये जो लॉ है बेसिकली इक्वल और अपोजिट रिएक्शन वाला, इस ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन ये थ्योरी प्रपोज किया था। देन करेक्ट ऑप्शन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रक ए ट्रक ए कार एंड ए मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज if equal stopping forces are applied and they stop after traveling a distance x y z respectively, then चार ऑप्शन दिया है, देख लीजिए। x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, एंड यहाँ पर दिया है सबसे बड़ा z है, देन y देन x। ऑप्शन बी ऑप्शन सी है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ऑप्शन डी है x इक्वल टू 4y इक्वल टू 8z। क्या करेक्ट होगा? देखिए ट्रक है सबसे ज़्यादा हैवी होगा, कार थोड़ा उससे कम हैवी होगा, और मोटरसाइकिल सबसे लाइट होगा। इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, और उसको स्टॉपिंग फोर्स अप्लाई की, मतलब इक्वल वेलोसिटी इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है वो। तो कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के बाद स्टॉप होगा? तो ट्रक ज़्यादा हैवी होता है, तो उस पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब पर बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रक को रोकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा वेट का होता है। तो ट्रक का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा एक्स। देन सबसे कम मिडिल में आएगा कार का डिस्टेंस, क्योंकि मिडिल मास है कार का, थोड़ा मीडियम मास होता है, तो कार का डिस्टेंस सेकेंड होगा। एंड मोटरसाइकिल जो है वो जल्दी रुक जाएगा, तो उसका डिस्टेंस जेड है, सबसे छोटा जेड हो जाएगा। सबसे बड़ा एक्स और सबसे छोटा जेड, ये चार ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है देख सकते हैं आप लोग। सबसे बड़ा एक्स और सबसे छोटा जेड ऑप्शन ए में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडी ऑफ सेम मास इज 4:9, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, एम है मास, सेम मास है बॉडी का। तो पहला बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना है? पहला बॉडी के लिए 4 है, तो हम लोग पहला दे दिया क्वेश्चन ये 4 इक्वल टू, या अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, K1 बोल देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और K2 दूसरा बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ मास एम, उसका वेलोसिटी सपोज V2 है, V2 स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग, K1/K2 इधर क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाय हाफ एम वी वन स्क्वायर, इसको बोल देते हैं हाफ एम वी टू स्क्वायर। सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से K1/K2 का रेशियो दिया है 4:9, 4/9 ले लेंगे, हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, V1 स्क्वायर/V2 स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू V1/V2। तो वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा 2:3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल एंड कार यूज बॉल बियरिंग बिकॉज, क्या इसका रीजन है? ऑप्शन ए है द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी है इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज्ड, इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए एक्चुअली जो ये कार और साइकिल होता है ये बॉल बेरिंग यूज करता है, तो इसके पीछे मेन रीजन है कि फ्रिक्शन कम करना होता है, और फ्रिक्शन कम करने के लिए एरिया कम होगा तभी फ्रिक्शन कम होगा। तो एरिया कम होगा, है ना,
कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा बियरिंग वाला यूज करने से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड, इसलिए वो जो है बॉल बियरिंग यूज किया जाता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम करने के लिए। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, याद रखना है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट हम लोग का, एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विथ ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन लेवल रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल। देखिए क्या है कि एक ऑयल टैंकर है, पार्शियली फिल है ऑयल से, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो आप लोग ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि अगर एक ऑयल टैंकर है, अगर इधर वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो पानी कुछ पीछे की तरफ खिसक जाएगा, ऐसे ऐसे इसमें पानी जो ऑयल जो भी है वो इस तरह के शेप में आ जाएगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो बराबर का शेप होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी है इट इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल विथ ए स्मॉलर डेप्थ एट द rear end, it is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end, ऑप्शन डी है assumes parabolic curve। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर रेयर एंड ये वाला जो इसका डेप्थ ज़्यादा हो जाता है ना, इसका फ्रंट वाले कम हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी वही करेक्ट है कि इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर डेप्थ एट रेयर एंड, ये करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ, चार ऑप्शन दे दिया है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन है? यहाँ पर भी यू टी के टर्म में दिया है, भी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी और टी होता है टाइम। तो बस एक इक्वेशन याद रखना है, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा भी माइनस यू बाय ए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन पहला ही ऐसा है, भी माइनस यू बाय ए, ये करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन ऑप्शन वन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो सेंट्री इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगेशन पर होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो कपड़े से मैल निकालता है, खींचता है, और वो उसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय churning is due to, ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल, ऑप्शन बी कोहेसिव, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हम लोग उससे क्रीम निकाल पाते हैं किसी भी मिल्क से। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग anticipated न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। तो ऑप्शन ए है आर्यभट्टा, ऑप्शन बी है ब्रह्ममित्रा ब्रह्ममिहिरा, ऑप्शन सी है बुद्धगुप्ता, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्ता। तो इस बात को सपोर्ट किया था ब्रह्मगुप्ता, करेक्ट, ये ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। ये भी डिक्लेयर किए थे इंडियन ये एस्ट्रोलॉजर थे ब्रह्मगुप्ता, जो कि न्यूटन के टाइम में इस बात को सपोर्ट किए थे कि अर्थ अपने तरफ ग्रेविटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो याद रखना है ये इंडियन थे ब्रह्मगुप्ता। देन हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और शायद सबको पता होगा। पहला है चार्ल्स न्यूटन, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है चार्ल्स न्यूटन, सॉरी आइजैक न्यूटन, एंड डी है जॉन्स एडम्स। तो आइजैक न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेविटी का थ्योरी टेक्निकली जो हिस्ट्री बोलता है, जो अभी तक लिखा हुआ है बुक में, वो न्यूटन का दिया हुआ है, बट कुछ फैक्ट अलग भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग को पता है, जो हम लोग जानते हैं, आइजैक न्यूटन ही जानते हैं अभी तक। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन बताए थे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का ही खोजा हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन बताया था, और वो बोला था कि दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में कुछ मास है
उसमें ऑलवेज एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है मास का प्रोडक्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर का होता है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट जी लगा देते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी G m1 m2/r²। इसी जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये न्यूटन को डिस्कस किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस। तो वो स्पेस में सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है देर इज नो ग्रेविटी, ऑप्शन बी है विस्कस फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है द सोलर विंड exert एन अपवर्ड फोर्स, ऑप्शन डी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। तो एक्चुअली स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता है, तो इसीलिए वो सीधा नहीं हो सकता है खड़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, देयर इज नो ग्रेविटी। करेक्ट। देन इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल, अगर एक स्पेसशिप से एप्पल को छोड़ दिए हैं, रिलीज कर दिया, तो एप्पल कैसा होगा उसका मोशन? ऑप्शन ए है फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ गिर जाएगा। ऑप्शन बी है मूव एट ए लोअर स्पीड, वो थोड़ा कम स्पीड से मूव करेगा। ऑप्शन सी है मूव अलोंग विद द स्पेसशिप एट सेम स्पीड, स्पेसशिप के साथ ही मूव करेगा उसी स्पीड से। ऑप्शन डी है मूव एट हायर स्पीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जब भी स्पेसशिप से हम लोग एप्पल को रिलीज करेंगे तो वो उसी के साथ उतना ही स्पीड से मूव करने लगेगा, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो ये था हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ जो फिजिक्स पोर्शन से था। तो आगे और भी हम लोग लाते रहेंगे बहुत सारा MCQ आप लोग के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा बहुत सारा एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।